Last heading of this chapter, that is nationalism and imperialism. सो द हेडिंग इज नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो ध्यान से इसको समझिएगा बच्चों। जैसा कि नेशनलिज्म तो आप शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। नेशनलिज्म का जो है एक रफली मीनिंग होता है कि अपने नेशन को अप्रिशिएट करना, अपने नेशन को लव करना, अपने नेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ये चीज़ नेशनलिज्म है। लेकिन इंपीरियलिज्म क्या है, यहाँ पे ये भी समझते हुए चलिए कि इंपीरियलिज्म क्या है। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कि द आइडिया ऑफ कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म का मतलब है कि हम अपने आप को इतना अच्छा समझें या हम अपने नेशन को इतना अच्छा समझें, इतना पावरफुल समझें कि हम ये सोचें कि हम दूसरों को भी जबरदस्ती अपने में मिला लें। तो ये चीज़ जो है ये कोलोनाइजेशन कहलाती है, कोलोनियलिज्म कहलाती है। तो इंपीरियलिज्म का डायरेक्ट मतलब कोलोनियलिज्म से है कि हम अपनी कॉलोनीज दूसरे देशों में बनाएं और उनको अपने अधीन कर लें। ये चीज़ इंपीरियलिज्म है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपने देखा कि किस तरीके से यूरोपियन पावर्स ने इंडिया और बहुत सारी दूसरी एशियन टेरिटरीज को अपने कब्जे में लिया, वहाँ पर अपनी कॉलोनीज बनाई। तो ये जो है ये इंपीरियलिज्म का एग्जाम्पल है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ध्यान से इस पार्ट को समझिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें लगभग आपका बुक का पूरा टेक्स्ट कवर किया गया है, बस सिर्फ उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है कि ताकि आइडियाज आप प्रॉपरली ग्रेस्प कर पाएं। तो यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर तक, तो मतलब कि ये 1875 के पीरियड को रेफर किया जा रहा है कि 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर तक नेशनलिज्म जो है वो काफी डिग्रेड हो गया था। नेशनलिज्म के मतलब काफी गिर गए थे कि पहले जो नेशनलिज्म एक आइडियलिस्टिक सेंटिमेंट वाली भावना समझी जाती थी, वो चीज अब नहीं रह गई थी। कि पहले नेशनलिज्म का मतलब था कि इसमें एक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट पाया जाता था कि हम हर बुराई से दूर रहें, कि हम डेमोक्रेटिक आइडियल्स को अपनाएं, हम पार्लियामेंट्री वैल्यूज को अपनाएं और सभी को उनके अधिकार दें। तो ये जो लिबरलिज्म का आइडियलिस्टिक सेंटिमेंट था, जो नेशनलिज्म का आइडियलिस्टिक सेंटिमेंट था, वो धीरे धीरे करके डिग्रेड होने लगा था। 1875 के आसपास तक नेशनलिज्म अपने आइडियलिस्टिक वैल्यूज को खो चुका था, अपने आइडियलिज्म को खो चुका था। अब नेशनलिज्म का मतलब कि हम किसी भी तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाएं, किसी भी तरीके से हम अपने देश को आगे ले जाएं, किसी पर कब्जा करें, किसी पे कुछ भी करें। तो ये चीज अब नेशनलिज्म का सिंबल हो गई थी। तो देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली हेटफुल ऑफ ईच अदर एंड वर रेडी टू गो टू वॉर। तो इस टाइम तक कहा जा रहा है कि जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे एक ही कंट्री के अंदर या एक ही रीजन के अंदर, अगर अलग अलग नेशनलिस्ट ग्रुप होते थे तो वो भी एक दूसरे से काफी हेटफुल हो गए थे, काफी नफरत करने वाले हो गए थे। बुक में जो वर्ड लिखा है वो इनटॉलरेंट लिखा है, लेकिन उसको थोड़ा सा मैंने आसान करके यहाँ पे हेटफुल लिख दिया है। तो ये इनटॉलरेंट का ही सब्सटीट्यूशन है जो बुक में दिया हुआ है। कि क्या बताया जा रहा है आपको कि इस टाइम तक जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे अलग अलग रीजन्स में, वो एक दूसरे के लिए इतने हेटफुल हो गए थे, वो एक दूसरे से इतना नफरत करने लगे थे कि वो लड़ाई के हद तक जा सकते थे। दे वर रेडी टू गो टू वॉर। मतलब मकसद दोनों का नेशनलिस्ट ही था, मकसद सारे ग्रुप्स का नेशनलिस्ट ही था। वो सब अपने नेशन के लिए काम करते थे, लेकिन फिर भी वो अपना आपस में एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे थे कि वो एक दूसरे से ही लड़ जाने के लिए तैयार थे। फिर देखिए क्या बताया जा रहा है कि द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप बाय दिस टाइम वाज द एरिया कॉल्ड द बैल्कन्स। तो कह रहा है कि अब पूरे यूरोप में एक पर्टिकुलर इलाका था जिसको बैल्कन्स बोलते हैं। तो ये जो बैल्कन का इलाका था, ये सबसे ज्यादा टेंशन से भरा हुआ उस जमाने का इलाका हो गया था। यहाँ की कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि ये बहुत जबरदस्त टेंशन से भरा हुआ इलाका हो गया था। इसको अभी आप धीरे धीरे करके समझेंगे। तो कह रहा है कि यूरोप का एक इलाका था जिसको द बैल्कन्स नाम से जाना जाता था। तो ये नेशनलिस्ट टेंशन का एक हॉटस्पॉट बन गया था। तो अब क्यों ऐसा हो गया था उसको समझिए। तो कह रहा है कि द बैल्कन्स वाज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक डिफरेंसेस। कि ये जो बैल्कन रीजन था ये काफी जियोग्राफिकल और एथनिक डिफरेंसेस वाला। तो अब एथनिक डिफरेंसेस वाला कि जैसे अगर एक ही मोहल्ले में हिंदू और मुस्लिम्स रह रहे हैं तो हो सकता है कि उनमें भी आपसी डिफरेंसेस हो, दोनों एक ही दुकान से सामान खरीदेंगे, दोनों एक ही राशन की दुकान से सामान खरीदेंगे, लेकिन फिर भी एथनिक डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है कि उनमें नफरत की भावना रहे। तो ऐसा ही कुछ बैल्कन्स में भी था कि ये एक ऐसा रीजन था कि जो काफी ज्यादा जियोग्राफिकल वेरिएशन और काफी ज्यादा एथनिक डिफरेंसेस वाला रीजन था। यहाँ पे एथनिक और कल्चरल डिफरेंसेस काफी ज्यादा थे और ये काफी बड़ा रीजन था। इसमें आज के टाइम के
ये रीजन्स आते हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो। तो ये सारी कंट्रीज के नाम इसी सीक्वेंस में बच्चों आपको याद भी करने रहेंगे कि आज के टाइम की ये सारे इलाके मिला करके उस टाइम का बैल्कन एरिया बनता था। और यहाँ की जो पॉपुलेशन थी उसको कलेक्टिवली स्लेव कहा जाता था। यहाँ के जो रहने वाले थे वो कलेक्टिवली उनको स्लेव बोला जाता था। तो ये चूंकि इनमें एथनिक डिफरेंसेस काफी ज्यादा थे, इस वजह से ये एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। फिर आगे बताया जा रहा है कि लार्ज पार्ट ऑफ द बैल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओटोमन एम्पायर। तो कह रहा है कि इस बैल्कन रीजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ओटोमन एम्पायर के कब्जे में था, जो कि प्रेजेंट डे टर्की है। लेकिन इसी टाइम में क्या हुआ कि ओटोमन एम्पायर ने बैल्कन रीजन पे कब्जा तो कर रखा था, लेकिन ओटोमन एम्पायर खुद डिसइंटीग्रेट होने लगा था। तो जब ओटोमन एम्पायर खुद डिसइंटीग्रेट होने लगा तो वो भला अपनी टेरिटरीज को क्या बचा पाएगा। तो ओटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेट होने के साथ ही साथ बैल्कन के जो अलग अलग रीजन्स थे ये सब भी इंडिपेंडेंस के लिए मांग करने लगे और एक दूसरे से लड़ झगड़ करके आजाद होने की कोशिश करने लगे। तो ये इतनी बात अभी आपको यहाँ पर बताई गई। फिर नेक्स्ट पेज पे तुरंत आपको फिर आगे का कंटिन्यूएशन बताया जा रहा है। तो इतनी बात आपने अच्छी तरीके से समझ ली होगी मेरे ख्याल से कि ये बैल्कन रीजन जो है ये ओटोमन एम्पायर के कब्जे में था और ओटोमन एम्पायर उस टाइम तक खुद डिसइंटीग्रेट होने लगा था। तो वो बैल्कन रीजन को सिक्योर नहीं कर पा रहा था, उसको होल्ड नहीं कर पा रहा था। और बैल्कन रीजन की ये जो अलग अलग एथनिक प्रिंसिपैलिटीज थी वो इंडिपेंडेंस की मांग करने लगी थी और एक दूसरे से लड़ झगड़ करके अब आजाद होना चाहती थी, क्योंकि वो अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहती थी। ये बात आपको यहां तक बताई। क्या बताया जा रहा है कि विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर द डिफरेंट एंटिटीज ऑफ द बैल्कन्स स्टार्टेड सीकिंग इंडिपेंडेंस। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि ओटोमन एम्पायर ऑलरेडी डिसइंटीग्रेट होने लगा था। हालांकि ओटोमन एम्पायर ने मॉडर्नाइजेशन के थ्रू और नए रिफॉर्म्स के थ्रू इस बात की कोशिश बहुत की कि वो अपनी इन्फ्लुएंस को बनाए रख पाए, लेकिन वो चीज उसके लिए पॉसिबल हो नहीं पाई और ओटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लगा। और उसी के साथ जो उसकी बैल्कन रीजन की सेपरेट एंटिटीज थी, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के जो रीजन्स थे वो भी इंडिपेंडेंस के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगे और इंडिपेंडेंस के लिए आंदोलन करने लगे। तो आगे वही बताया जा रहा है कि द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिटीज क्यों, क्योंकि ये पूरे इलाके में रहने वाले लोगों को दी स्लैब्स कहा जाता था। तो ये जो डिफरेंट स्लेविक नेशनलिटीज थी स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी, वो स्ट्रगल करने लगी अपनी आइडेंटिटी को, अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए और इंडिपेंडेंस पाने के लिए। और इस तरीके से ये जो बैल्कन था ये एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया। अब देखिए यहां तक तो बात चलो गनीमत थी कि ये आपस में लड़ झगड़ करके एक दूसरे से जो है वो आजाद हो जाना चाहते थे, एक दूसरे से लड़ झगड़ करके और अपनी इंडिपेंडेंट टेरिटरीज को ले लेना चाहते थे। अब एक दूसरे से लड़ झगड़ करने की बात, लड़ने झगड़ने की बात क्यों आई, क्योंकि अब कोई वहां पे जो है वो डिमार्केशन तो था नहीं कि ये इलाका इनका है ये इलाका इनका है। तो जो जितना कब्जा करके निकल सकता था वो उतना कब्जा करके निकलना चाहता था। तो इस वजह से इनमें आपस में टेंशन शुरू हुआ। जो इनकी अलग अलग एथनिक नेशनलिटीज थी वो ज्यादा से ज्यादा एरिया को कब्जा करने के लिए आपस में लड़ झगड़ करके और अपने को इंडिपेंडेंट घोषित कराने में लग गई। ये बात आपको बताई जा रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिक्कत वाली सिचुएशन आगे चल करके हुई कि मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बैल्कन्स आल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। तो अब देखिए इससे भी ज्यादा बुरी बात क्या हो गई। अब जैसे इस तरीके से एज्यूम करिए कि आप एक घर में रह रहे हैं और वहीं पड़ोस के घर में दो भाई हैं और वो दो भाई एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो अब वो भाई एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं तो धीरे धीरे देख करके आपकी नजर पड़ी तो आपने सोचा कि क्यों ना ये दोनों को मार दें और ये पूरे घर पे कब्जा हम कर लें। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि जो वहां की बिग पावर थी यूरोप की उस टाइम में, जिसमें रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगेरी वगैरह आती थी, तो इन्होंने जब देखा कि ये बैल्कन रीजन की ये छोटी छोटी नेशनलिटीज आपस में झगड़ा कर रही हैं तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको सबको खत्म करके इन पे खुद कब्जा कर लिया जाए। तो इस तरीके से अभी तक तो ये आपस में एरिया लेने के लिए, टेरिटरीज लेने के लिए झगड़ रहे थे, लेकिन उसी में ये जो बिग पावर्स थी ये कूद पड़ी, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगेरी, और इन्होंने सोचा कि इसके ज्यादातर इलाकों पे हम कब्जा कर लें। तो अब इस तरीके से ये टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गया और ये मैदान में आ गए। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये बड़ी पावर्स जो थी ये भी आपस में लड़ने झगड़ने लगी और ऑलरेडी लड़ाई झगड़ा तो वहां पे चालू ही था पहले से ही। क्योंकि कोई लड़ाई झगड़ा क्यों चालू था ये आपको बताया गया, क्योंकि ये जितना भी बैल्कन रीजन था तो बैल्कन रीजन में अलग अलग एथनिक नेशनलिटीज रहती थी, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते थे।
लेकिन इनमें कोई टेरिटरी डिमार्क नहीं थी कि ये इतना एरिया इनका है, इतना एरिया इनका है, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब वो इंडिपेंडेंट होने के लिए उन्होंने स्ट्रगल शुरू की, तो सबने ये सोचा कि चलो हम जितना एरिया कब्जा करके, जितना दूसरे को मार करके भगा दें, और जितना एरिया हम कब्जा करके इंडिपेंडेंट हो पाए, उतना ही अच्छा हमारे लिए रहेगा। तो इस तरीके से उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन इस स्ट्रगल को देख करके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप रह रहे हैं और आपके पड़ोस में एक घर है जहां पे दो भाई हैं और दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो आपके मन में आएगा कि चलो दोनों को मार दें और पूरा घर खुद ही कब्जा कर लें। तो वो दोनों आपस में लड़ने की वजह से आधा आधा भी नहीं पाए, और आपने दोनों को मार दिया और आप पूरा पा गए। तो यही चीज यहाँ की जो बिग पावर्स थी उन्होंने सोचा। तो इस तरीके से वहां पर सीरीज ऑफ वॉर शुरू हो गई, जिन्होंने अल्टीमेटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म दे दिया। अब इसी दौरान meanwhile many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination। तो कह रहा है कि और इसी के साथ यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज जो कोलोनाइज थी, उन्होंने भी इंपीरियल डोमिनेशन की खिलाफत शुरू कर दी। उन्होंने भी कहा कि वो इंपीरियल डोमिनेशन में, यानी कि वो यूरोपियंस के कब्जे में, यूरोपियंस के इंपीरियल डोमिनेशन में नहीं रहेंगे और उनको भी इंडिपेंडेंट होना है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करते करते इंडिया वगैरह, ये सब जो कंट्रीज, इंडिया, चाइना वगैरह, ये सब 1947 से लेकर के 1948 1950 तक, श्रीलंका वगैरह, ये सब जो है धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंट होने लगी, क्योंकि इन्होंने यूरोपियन इंपीरियलिज्म को नकार दिया था। तो यहीं से इसकी शुरुआत हुई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी।